हेलो दोस्तों, चलिए आज फिर से शुरू करते हैं चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के चैप्टर 4 किताबों की दुकान से। रॉन के घर का माहौल प्रिवी ड्राइव के माहौल से बिल्कुल अलग था। डर्सी परिवार कायदे और कानून से रखी चीजों को पसंद करता था, जबकि विज़ली परिवार में अजीब और अप्रत्याशित चीजों सामान्य समझी जाती थी। जब हैरी ने किचन में लगे आईने में पहली बार देखा तो वो एकदम झटका में रह गया, क्योंकि उसके देखते ही आईना चिल्लाया, गंदे कहीं के, अपनी शर्ट अंदर करो। अटारी के पिशाच को जब भी घर में शांति महसूस होती थी तो वो चीखने लगता था और पाइप पटक देता था। फ्रेड और जॉर्ज के कमरे में होने वाले झूठ-मूठ धमाके भी बिल्कुल सामान्य समझे जाते थे। बहरहाल हैरी को रॉन के परिवार में सबसे असामान्य बात ये नहीं लगा कि आईना बोलता था या पिशाच हल्ला मचाता था। उसे सबसे असामान्य बात ये लगी कि वहां सब लोग उसे पसंद करते थे। मिसेस वीज़ली उसके मोजों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करती थी और हर बार डाइनिंग टेबल पर उसे ज्यादा खिलाने की कोशिश करती थी। मिस्टर वीज़ली डाइनिंग टेबल पर हैरी को अपने पास बिठाना पसंद करते थे, ताकि वे मगलू के जीवन के बारे में उस पर सवालों की बमबारी कर सके। उनके मन में ये जानने की जिज्ञासा थी कि वीज़ली के प्लग और डाक सेवा कैसे काम करते हैं। जब हैरी ने उन्हें बताया कि टेलीफोन का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो वे बोले, अद्भुत, बुद्धिमत्तापूर्ण, कमाल है। मगलों ने जादू के बिना अच्छी तरह जीने के कितने सारे तरीके खोज लिए हैं, है ना? रॉन के घर पहुंचने के लगभग एक सप्ताह बाद एक खुशनुमा सुबह हैरी को हॉगवर्ट्स से एक संदेश मिला। जब हैरी और रॉन नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचे तो वहां मिस्टर और मिसेस वीज़ली तथा जीनी पहले से ही बैठे थे। जिस पल जीनी ने हैरी को देखा, उसने हड़बड़ी में अपने दलिये की कटोरी जोरदार आवाज के साथ फर्श पर गिरा दी। ये अक्सर होता था, जब भी हैरी कमरे में घुसता था तो जीनी के हाथ से चीजें छूटकर जमीन पर गिर जाती थी। वो कटोरी उठाने के लिए टेबल के नीचे झुकी और जब उसका चेहरा ऊपर आया तो वो डूबते सूरज की तरह चमक रहा था। हैरी ऐसा अभिनय करते हुए बैठ गया जैसे उसने ये देखा ही ना हो। फिर उसने वो टोस्ट ले लिया जो मिसेस वीज़ली ने उसकी ओर बढ़ाया था। मिस्टर वीज़ली बोले, स्कूल से खत आए हैं। उन्होंने हैरी और रॉन की तरफ पीली चर्म पत्र के एक जैसे लिफाफे बढ़ाए, जिन पर हैरी स्याही से लिखा था, हैरी, डंबलडोर पहले से ही जानते हैं कि तुम यहाँ हो। उनसे कुछ छुपा नहीं रहता। तुम दोनों के भी खत आए हैं। उन्होंने आखिरी वाक्य फ्रेड और जॉर्ज से कहा, जो अंदर जा रहे थे। वे अभी अपने पायजामे में ही थे। जब उन लोगों ने अपने खत पढ़े तो कुछ समय के लिए वहां खामोशी छा गई। हैरी के खत में लिखा था, वो पहले की तरह 1 सितंबर को किंग्स क्रॉस स्टेशन से हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पकड़े। अगले साल उसे जिन नई पुस्तकों की जरूरत पड़ेगी, उनकी सूची भी साथ लगी थी। सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को निम्न पुस्तकों की आवश्यकता होगी: मंत्रों की मानक किताब पार्ट 2, मिरेंडा गोसाक, खतरनाक परी की पगाना, गिलॉय लॉकवर्ड, पिशाचों के साथ भटकना, गिलॉय लॉकवर्ड, चुड़ैलों के साथ कुटिया, गिलॉय लॉकवर्ड, दैत्यों के साथ सफर, गिलॉय लॉकवर्ड, खून पीने वाले पिशाचों के साथ खतरनाक समुद्र यात्राएं, गिलॉय लॉकवर्ड,
आदम भेड़ियों के साथ भ्रमण, गिलॉय लॉकवर्ड। हिम मानव के साथ 1 वर्ष, गिलॉय लॉकवर्ड। फ्रेड ने अपनी किताबों की सूची पढ़ ली तो वो हैरी के कंधे के ऊपर से झांककर उसकी सूची पढ़ने लगा। वो बोला, तो तुम्हें भी लॉकवर्ड की सारी किताबें लाने के लिए कहा गया है। लगता है गुप्त कलाओं के रक्षा का नया टीचर उनका बहुत बड़ा फैन है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो टीचर जरूर कोई जादूगरनी होगी। ये कहते ही फ्रेड की नजरें अपनी माँ से मिली और वो तत्काल मुरब्बा खाने में व्यस्त हो गया। जॉर्ज ने अपने माता पिता को कनखियों से देखते हुए कहा, ये किताबें सस्ती नहीं होगी। लॉकवर्ड की किताबें सचमुच महंगी होती है। हम व्यवस्था कर लेंगे, मिसेस वीजली बोली, परंतु वे चिंतित लग रही थी। मुझे आशा है कि हमें जीनी की कई चीजें सेकेंड हैंड मिल जाएगी। ये सुनकर हैरी ने जीनी से पूछा, अच्छा तो तुम भी इस साल हॉगवर्ट्स में पढ़ोगी? उसने सहमति से सिर हिलाया। शर्म के मारे जीनी का चेहरा भी उसके बालों की तरह लाल दिखने लगा और घबराहट में उसने अपनी कुनोई मक्खन के कटोरे में डुबा दी। खुशकिस्मती से हैरी के सिवाय किसी और ने यह नहीं देखा, क्योंकि उसी समय रॉन का बड़ा भाई पर्सी अंदर आ गया था। वो पूरी तरह तैयार हो चुका था और हॉगवर्ट्स प्रीफेक्ट का उसका बिल्ला उसके बुने हुए जैकेट पर पिन से लगा था। पर्सी ने तेजी से कहा, गुड मॉर्निंग, बड़ा सुहावना दिन है। वो एकमात्र खाली कुर्सी पर बैठ गया, परंतु तत्काल ही उछलकर खड़ा भी हो गया। उसने हाथ डालकर अपने नीचे से भूरे पंखों का एक रोएदार डस्टर उठाया। कम से कम हैरी को तो ऐसा ही लगा, जब तक कि उसने ये नहीं देखा कि डस्टर सांस ले रहा था। एरल, ये कहते हुए रॉन ने पर्सी से मोरियल उल्लू को ले लिया और उसके पंख के नीचे से एक पत्र निकाला। आखिर वो हरमायनी का जवाब ले ही आया। मैंने हरमायनी को खत लिखकर बताया था कि हम तुम्हें डर्सली परिवार से आजाद कराने की कोशिश करने वाले हैं। रॉन एरल को पिछले दरवाजे के ठीक पास रखे स्टैंड की ओर ले गया और उसे वहां पर खड़े करने की कोशिश की, परंतु एरल एकदम से गिर गया। इसलिए रॉन ने उसे उठा लिया और बुदबुदाया, बेचारा। फिर वो हरमायनी का खत खोलकर जोर से पढ़ने लगा। डियर रॉन और हैरी, अगर तुम भी वहां हो, मुझे आशा है कि सब कुछ अच्छी तरह से हो गया होगा और हैरी ठीक होगा। और रॉन, मुझे ये भी आशा है कि तुमने उसे बाहर निकालने के लिए कोई गैर कानूनी काम नहीं किया होगा, क्योंकि इससे हैरी भी मुश्किल में पड़ जाएगा। मैं सचमुच चिंतित हूँ कि अगर हैरी ठीक ठाक है तो मुझे तत्काल खबर भेजना, परंतु शायद ये बेहतर होगा कि तुम किसी दूसरे उल्लू को भेजो, क्योंकि मुझे लगता है कि एक और यात्रा में उस उल्लू का दम निकल जाएगा। जाहिर है मैं स्कूल की पढ़ाई में बहुत व्यस्त हूँ। ये कैसे हो सकता है? रॉन ने दहशत में कहा, हमारी तो छुट्टियां चल रही है। हम अगले बुधवार को नई पुस्तकें खरीदने के लिए लंदन जाएंगे। क्यों ना हम लोग छुमंतर गली में मिले? जितनी जल्दी हो सके मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। विद लव, हरमायनी। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। हम भी बुधवार को चलकर तुम्हारा सामान खरीद लेते हैं, मिसेस विजली ने टेबल साफ करते हुए कहा। वैसे आज तुम्हारा क्या प्लान है? तुम लोग क्या करने वाले हो? हैरी, रॉन, फ्रेड और जॉर्ज पहाड़ी पर बने विजली परिवार के छोटे बाड़े में जाने की योजना बना रहे हैं। बाड़े के चारों तरफ पेड़ लगे थे, इसलिए नीचे के घाव से वो जगह नहीं दिखती थी। इसका मतलब ये था कि अगर वे ज्यादा ऊंचाई पर ना उड़े तो वहां क्विडिच की प्रैक्टिस कर सकते थे। वे क्विडिच की असली गेंदों का प्रयोग नहीं कर सकते थे,
क्योंकि अगर वे उनके हाथ से छूटकर गांव में पहुंच जाती तो उनका स्पष्टीकरण देना बहुत मुश्किल होता। इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे की तरफ सेब फेंके। वे बारी बारी से हेरी की निम्बस 2000 पर चढ़े, जो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ झाड़ू थी। रॉन की पुरानी शूटिंग स्टार का तो ये हाल था कि तितलियां भी उसके इसे तेज उड़कर पास से निकल जाती थी। 5 मिनट बाद वे पहाड़ी पर चढ़ रहे थे और उनके कंधों पर झाड़ुए थी। उन्होंने पर्सी से पूछा था कि क्या वो भी उनके साथ चलना चाहता है, परंतु उसने कहा कि वो व्यस्त है। हैरी ने पर्सी को अब तक सिर्फ खाने या नाश्ते के वक्त ही देखा था, बाकी समय वो अपने कमरे में ही बंद रहता था। फ्रेड ने तोरिया चराते हुए कहा, काश मुझे पता चल जाता कि उसके इरादे क्या है। वो अब पहले जैसा नहीं है, बल्कि बदला बदला लग रहा है। तुम्हारे आने से एक दिन पहले ही उसकी परीक्षा के परिणाम आए थे। उसे 12 OW वेल मिले हैं, परंतु वो जरा भी खुश नहीं हुआ। हैरी के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर चर्च ने स्पष्ट किया, ऑर्डिनरी विजार्डिंग लेवल। बिल को भी 12 मिले थे। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो हमारे परिवार का एक और सदस्य हेड बॉय बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इस शर्म को झेल पाऊंगा। भाइयों में बिल वेजली सबसे बड़ा था। वो और उससे छोटा भाई चार्ली पहले ही हॉगवार्ट्स से निकल चुके थे। हैरी उन दोनों से कभी नहीं मिला था, परंतु वो जानता था कि चार्ली रोमानिया में ड्रग्नों का अध्ययन कर रहा था और बिल मिस्र में जादूगरों के बैंक ग्रीनगार्ड के लिए काम कर रहा था। जॉर्ज ने कुछ समय बाद कहा, मैं नहीं जानता कि मम्मी डैडी इस साल हमारे किताबों का खर्चा कैसे उठा पाएंगे। लॉकवार्ड की किताबों के 5 सेट और जीनी को दुशाले, घड़ी और बाकी सब चीजें को भी जरूरत पड़ेगी। हैरी कुछ नहीं बोला। वो थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। लंदन में ग्रीनगार्ड के भूमिगत तहखाने में उसके पास एक छोटा सा खजाना था जो उसके माता पिता उसके लिए छोड़ गए थे। जाहिर है वो सिर्फ जादूगरों की दुनिया में ही अमीर था। मगलुओं की दुकानों में जादूगरों की मुद्रा यानी गैलियन, सिकल्स और नोट्स का प्रयोग नहीं हो सकता था। उसने डर्सली परिवार से कभी ग्रीन कार्ड के अपने बैंक खाते का जिक्र नहीं किया था। उसे लगता था कि जादू की दुनिया की बाकी चीजों से उन्हें कितनी ही दहशत होती हो, परंतु शायद सोने के बड़े ढेर से उन्हें दहशत नहीं होगी। मिसेस विजली ने अगले बुधवार को सबको जल्दी जगा दिया। सबने जल्दी से 6-6 ड्रैगन सैंडविच खाकर अपने कोट पहने। इसके बाद मिसेस विजली ने किचन के स्टैंड से फूलदान उठाया और उसके अंदर झांक कर देखा। वे हाँ भरते हुए बोली, ये खत्म हो रहा है, हमें आज थोड़ा और खरीदना पड़ेगा। अच्छा चलो, पहले मेहमान। हैरी बेटा, हम लोग तुम्हारे बाद आएंगे। और उन्होंने फूलदान हैरी के सामने कर दिया। हैरी उन सबको घूरता रहा और वे भी उसे एकटक देख रहे थे। फिर उसने तत्काल हकलाते हुए कहा, पर मुझे करना क्या है? रॉन अचानक बोला, वो पहले कभी छू पाउडर से नहीं आ गया है। माफ करना हैरी, मैं ये तो भूल ही गया था। मिस्टर विजली बोले, छू पाउडर से कभी नहीं गए? फिर तुम पिछले साल अपने स्कूल का सामान खरीदने के लिए चुमंतर गली तक कैसे गए थे? मैं ट्रेन से गया था। क्या सचमुच? मिस्टर विजली ने उत्सुकता से कहा। क्या वहां पर स्वचालित सीढ़ियां थी? बिल्कुल ठीक ठीक बताओ, किस तरह?
अभी नहीं आर्थर, मिसेस विजली बोली। छू पाउडर उससे बहुत जल्दी पहुंचाता है, परंतु अब क्या करें? अगर हैरी पहले कभी छू पाउडर से नहीं गया है? फ्रेड बोला, वो ठीक तरह से पहुंच जाएगा मम्मी। हैरी पहले हमें देखो कि हम कैसे जाते हैं। उसने फूलदान से चुटकी भर चमकता हुआ पाउडर निकाला, आग के पास पहुंचा और पाउडर को लपटों में फेंक दिया। गरज की आवाज के साथ आग पन्ने की तरह हरी हो गई और फ्रेड से भी ज्यादा ऊंची लपटें निकलने लगी। फ्रेड सीधे लपटों के अंदर चला गया और चिल्लाकर बोला, छू मंतर गली, और फिर वो गायब हो गया। जब जॉर्ज फूलदान से अपना हाथ डाल रहा था तो मिसेस विजली ने हैरी को सलाह दी, बिल्कुल साफ बोलना और ये भी ध्यान रखना कि सही अंगूठी से ही बाहर निकलो। कौन सी सही चीज? हैरी ने घबराते हुए पूछा। जब आग गरजी और जॉर्ज भी गायब हो गया। देखो, बहुत से जादूगरों की अंगूठियां खुली रहती है जिनमें से चुनना पड़ता है, परंतु अगर तुमने सांप बोला है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, वो ठीक ठाक पहुंच जाएगा। मॉली, आप उसे ज्यादा मत सताओ, मिस्टर विजली ने छू पाउडर लेते हुए कहा। परंतु अगर तुम घूम गए तो मैं तुम्हारे अंकल आंटी को क्या जवाब दूंगी? हैरी ने उन्हें आश्वस्त किया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं किसी चिमनी के ऊपर पहुंच जाऊं तो डडली को यह सुनकर बहुत मजा आएगा। इस बारे में चिंता ना करें आंटी। अच्छा ठीक है, तुम आर्थर के बाद आना, मिसेस विजली बोली। देखो, जब तुम आग के अंदर पहुंच जाओ तो बिल्कुल साफ बोलना कि तुम्हें कहां जाना है और आपके कोनोई भी अंदर की तरफ रखना, रॉन ने सलाह दी। और आपने आंखें भी बंद रखना, मिसेस विजली बोली। राख, हिलना डुलना मत, वरना तुम गलत अंगूठी से बाहर निकल जाओगे। परंतु घबराना मत और सही जगह पर पहुंचने से पहले जल्दबाजी में बाहर निकलने की कोशिश मत करना। जब तक तुम फ्रेड और जॉर्ज को देख न लो तब तक इंतजार करना। इन सब बातों को अपने दिमाग में याद रखने की कोशिश करते हुए हैरी ने छू पाउडर की चुटकी भरी। फिर वो आग के बिल्कुल करीब पहुंचा। उसने एक गहरी सांस ली, पाउडर को लपटों पर डाला और आगे कदम बढ़ाया। आग गर्म हवा की तरह लग रही थी। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला तत्काल उसके गले में बहुत से गर्म राख घुस गई। उसने खांसते हुए कहा, शू शू मंतर गली। ऐसा लगा जैसे किसी बड़े भंवर में उसे चूस लिया हो। वो बहुत तेजी से गोल गोल घूम रहा था। उसके कानों में गरज सुनाई दे रही थी जो कान के पर्दे फाड़ने वाली थी। उसने अपनी आंखें खोली रखने की कोशिश की, परंतु हरी लपटों में तेजी से घूमने के कारण उसे चक्कर आने लगे थे। कोई कठोर चीज उसकी कोनोई से टकराई और उसने कोनोई जल्दी से अंदर कर ली। वो अब भी गोल गोल घूम रहा था, लगातार घूम रहा था। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे ठंडे हाथ उसके चेहरे पर चमाते मार रहे हो। अपने चश्मों से अधखुली आंखों से देखने पर उसे अंगूठियों की धुंधली कतार और उनके पार कमरे दिखे। उसके पेट में बेकन सैंडविच हिल-डुल रहे थे। उसने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली और वो चाहता था कि ये सब रुक जाए और फिर वो ठंडे पत्थर पर चेहरे के बल गिर पड़ गया और उसने अपने चश्मे को टूटने की नौबत में आ गया। हैरी का सिर चकरा रहा था। उसे चोट लगी थी
वो राख में पूरी तरह सना हुआ था। लड़खड़ाते हुए वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपने टूटे चश्मे को उठाकर अपनी आंखों के सामने रखा। वो बिल्कुल अकेला था और उसे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ था। वो तो सिर्फ इतना बता सकता था कि वो किसी जादूगर की बड़ी और कम रोशनी वाली दुकान की पत्थर की अंगूठी में खड़ा था। बहरहाल इस दुकान में जिस तरह का सामान रखा था उससे से एक के भी हॉगवर्ट्स की सूची में शामिल होने की दूर दूर तक संभावना नहीं थी। पास ही में कांच का शोकेस रखा था, जिसमें बिछी गद्दी पर एक टूटा हुआ सूखा हाथ रखा था। उसके पास ही खून से सनी ताश की कड्डी और घूरती हुई कांच की आंखें भी रखी थी। शैतानी मुखौटों दीवारों से नीचे देख रहे थे। काउंटर पर इंसानों की हड्डियों का ढेर रखा था और छत से जंग लगे नुकीले यंत्र लटक रहे थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि धूल भरी दुकान की खिड़की से हैरी को यह साफ नजर आ रहा था कि बाहर जो अंधेरी और सकरी सड़क दिख रही थी वो छूमंतर गली नहीं है। उसने सोचा वो जितनी जल्दी बाहर निकल सके उतना ही बेहतर है। उसकी नाक आप भी दुख रही थी क्योंकि गिरते समय नाक पत्थर से बुरी तरह टकराई थी। हैरी ने चुपचाप दरवाजे की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए, परंतु अब अभी आधी दूर तक भी नहीं पहुंच पाया था कि तभी कांच के दरवाजे के पार उसे दो लोग दिखाई दिए। उनमें से एक ऐसा था जिसे हैरी इस स्थिति में कतई नहीं मिलना चाहता था, जबकि वो रास्ता भटक गया है। राख में सना था और टूटा हुआ चश्मा पहने था। वो व्यक्ति और कोई नहीं, ड्रेको मैल्फॉय था। हैरी ने तत्काल चारों तरफ देखा। उसे बाईं तरफ एक बड़ी काली अलमारी दिखी। वो लपक कर उसके अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिए। उसने दरवाजे में सिर्फ छोटी सी दरार छोड़ दी थी ताकि वो बाहर देख सके। कुछ पल बाद घंटी बजी और मैल्फॉय ने दुकान के अंदर कदम रखा। उसके पीछे जो व्यक्ति अंदर आया वो उसके पिता ही हो सकते थे। उनका चेहरा भी उतना पीला और नुकीला था तथा उनकी आंखें भी वैसे ही ठंडी और भूरी थी। मिस्टर मैल्फॉय काउंटर तक आए और अलसाए अंदाज में शोकेस में रखे सामान को देखा। फिर उन्होंने काउंटर पर रखी घंटी बजाई और अपने पुत्रों की तरफ मुड़ते हुए कहा, ड्रैको, कोई चीज छूना मत। मैल्फॉय, जो उस समय कांच की आंखें उठाने ही वाला था, बोला, मैं सोच रहा था कि आप यहाँ से मेरे लिए कोई तोहफा खरीदने वाले हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए उड़ने वाली झाड़ू खरीदूंगा। उसके पिता बोले और अपनी उंगलियों से काउंटर पर तबला बजाने लगे। मैल्फॉय ने चीरकर गुस्से से कहा, अगर मुझे अपने हाउस की टीम में शामिल नहीं किया गया तो झाड़ू खरीद के मैं क्या फायदा। हैरी पॉटर को पिछले साल निम्बस 2000 मिल गई थी। उसे डंबलडोर ने गुरुद्वार की तरफ से खेलने की विशेष अनुमति दी थी। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलता है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मशहूर है। माथे पर एक मूर्खतापूर्ण निशान होने की वजह से वो मशहूर है। मैल्फॉय ने नीचे झुककर एक शेल को गौर से देखने लगा जिसमें खोपड़ियां भरी थी। हर कोई सोचता है कि वो इतना स्मार्ट है, अपने निशान और अपने जादुई झाड़ू के साथ इतना चमत्कारी है। तुम ये बात मुझे पहले भी कम से कम 10 बार बता चुके हो, मिस्टर मैल्फॉय ने अपने पुत्रों को कहर ढाती नजरों से देखते हुए कहा, और मैं तुम्हें याद दिला दूं
ये समझदारी नहीं है कि लोगों को लगे कि हम हैरी पॉटर को पसंद नहीं करते हैं, जबकि ज्यादातर जादूगर उसे अपना हीरो मानते हैं, क्योंकि उसने सबसे बड़े शैतानी जादूगर को हराया है। ओ मिस्टर वॉर्गन, एक झुका हुआ व्यक्ति काउंटर के पीछे प्रकट हो गया था। वो अपने चिपचिपे बालों को चेहरे से हटाते हुए उन पर हाथ फेर रहा था। वर्गिन ने अपने बालों की तरफ ही चिकनी चुपड़ी आवाज में कहा, मिस्टर मैल्फॉय, बहुत खुशी हुई, एक बार फिर आपने मुलाकात हो गई, मैं धन्य हो गया। और मिस्टर मैल्फॉय, आपके साथ मास्टर मैल्फॉय भी आए हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं आपको कुछ खास चीजें दिखाता हूँ जो आज ही आई है और उनकी कीमत भी ज्यादा नहीं है। मिस्टर मैल्फॉय बोले, मिस्टर वॉर्गन, मैं आज खरीदने नहीं बेचने आया हूँ। बेचने? वर्गिन के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी कम हो गई। जाहिर है आपने सुना ही होगा कि मंत्रालय आजकल बहुत छापे मार रहा है। मिस्टर मैल्फॉय ने यह कहते हुए अंदर वाली जेब से चर्म पत्र का रोल निकालकर उसे खोला ताकि वर्गिन उसे पढ़ सके। अगर मंत्रालय ने मेरे घर छापा मारा तो वहां पर कुछ ऐसा सामान है जो मुझे मुश्किल में डाल सकता है। वर्गिन ने लटकते वाला चश्मा अपनी नाक पर चढ़ाकर सूची पर नजर डाली। निश्चित रूप से मंत्रालय आपको कष्ट देने की जरूरत नहीं करेगा सर। मिस्टर मैल्फॉय का होठ सिकुड़ गया। वे अब तक मेरे घर की चौखट तक नहीं आए हैं। मैल्फॉय नाम का अब भी कुछ सम्मान होता है, परंतु मंत्रालय दिनों दिन ज्यादा दखलदारी कर रहा है। किसी नए मगलू संरक्षण अधिनियम के बारे में अफवाहें फैल रही है। बेशक इसके पीछे उच्च नीच मगलू प्रेमी मुल्क आर्थर विजली का ही हाथ होगा। हैरी को अपने अंदर गुस्से का तेज झांका महसूस हुआ, और जैसा आप देख सकते हैं इनमें से कुछ जहर ऐसे है। जाहिर है मैं समझता हूं सर, वर्गिन ने कहा, मुझे देखने दे। क्या मैं वो ले सकता हूँ? गद्दी पर रखे सूखे हाथ की तरफ इशारा करते हुए ड्रैको बीच में बोला। वर्गिन ने मिस्टर मैल्फॉय की सूची पर से ध्यान हटाया और ड्रैको के पास लपकते हुए कहा, अच्छा, वो हाथ जो संपत्ति दिलाए। बस इसके अंदर एक मोमबत्ती डालो और वो मोमबत्ती सिर्फ इसे थामे रखने वाले को ही रोशनी देगी। चोरों चोरों का सबसे अच्छा दोस्त। आपके बेटे की पसंद बहुत बढ़िया है सर। वर्गिन, मुझे आशा है कि मेरा बेटा चोर उचकों से बेहतर बनेगा, मिस्टर मैल्फॉय ने ठंडे लहजे में कहा। मिस्टर वर्गिन तत्काल बोले, मेरा मतलब ये नहीं था सर, कतई नहीं था। हालांकि अगर उसके स्कूल के नंबर नहीं सुधरेंगे, मिस्टर मैल्फॉय और भी ठंडे लहजों में बोले, तो वो शायद चोर उचकों के सिवाय और कुछ बन भी नहीं पाएगा। ड्रेको ने पलटकर कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हरमाइनी ग्रेंजर सारे टीचर्स की चहेती है। मिस्टर मैल्फॉय ने फटकारते हुए कहा, तुम्हें शर्म आना चाहिए कि मगलू परिवार की एक लड़की हर विषय में तुमसे ज्यादा नंबर लाई है। हाँ, हैरी ने मन ही मन कहा, और वो ये देखकर खुश था कि ड्रेको शर्मिंदा भी था और क्रोधित भी। वर्गिन ने अपनी चिकनी चुपड़ी आवाज में कहा, सब जगह यही हाल है। शुद्ध खून वाले जादूगरों का मतलब और महत्व हर जगह घटता जा रहा है। मिस्टर मैल्फॉय ने अपने लंबे नथुने फुलाते हुए कहा, परंतु मेरी नजरों में नहीं। मेरी नजरों में भी नहीं सर, वर्गिन ने बहुत नीचे झुकते हुए कहा। अगर ऐसा है
तो हम एक बार फिर मेरी सूची पर आ जाए, मिस्टर मैल्फॉय ने थोड़े रूखेपन से कहा। मैं तेरी थोड़ी जल्दी में हूँ बर्गिन, मुझे आज कहीं और जाकर एक महत्वपूर्ण काम करना है। वे मोलभाव करने लगे। हैरी घबरा गया जब उसने ये देखा कि ड्रेको उसकी छुपने की जगह के करीब आता जा रहा था और दुकान में रखे सामानों को गौर से देख रहा था। वो फांसी के फंदे की लंबी रस्सी को देखने के लिए रुका। फिर वो मोतियों के बहुत सुंदर नेकलेस पर लगे कार्ड को पढ़ने लगा। चेतावनी, इसे ना छुए, शापित, अब तक 19 मगलू मालकिनों की जान ले चुका है। ड्रेको मुड़ा और उसे अपने ठीक सामने अलमारी दिखी। वो आगे बढ़ा, उसने हैंडल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ठीक है, मिस्टर मैल्फॉय ने काउंटर पर कहा। चलो ड्रेको। जब ड्रेको पलटा तो हैरी ने अपने आस्तीन से माथे का पसीना पोंछा। मिस्टर वार्गन, आपका दिन अच्छा गुजरे। सामान देने के लिए मैं कल अपनी जागीर पर आपका इंतजार करूंगा। जिस पल दरवाजा बंद हुआ, वर्गिन ने अपना चिकना चुपड़ा अंदाज छोड़ दिया। आपका भी दिन अच्छा गुजरे मिस्टर मैल्फॉय। और अगर लोग जो कहते हैं वो सच है तो आपकी जागीर में जितना सामान छुपा है उसका आधा भी आपने मुझे नहीं बेचा है। बुरे स्वर में बड़बड़ाते हुए वर्गिन पीछे के कमरे में गायब हो गया। हैरी ने 1 मिनट तक इंतजार किया कि कहीं वो वापस ना आ जाए। फिर वो बिना कोई आवाज किए अलमारी से बाहर निकला और कांच के शोकेस को पार करता हुआ दुकान के दरवाजे से बाहर निकला। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहानी जरा भी अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। फिर आपसे मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।